एक लड़की दीक्षा जो रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रही होती है, वही बनती है एक डॉक्टरनी, एक हॉस्पिटल की मालकिन। आइए ये सफर कितना कठिन रहा होगा, कैसा रहा होगा, कैसे एक भिखारन बन सकती है एक डॉक्टरनी, एक बड़े हॉस्पिटल की मालकिन। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से वही प्यारी सी रिक्वेस्ट, जो भी चैनल पर नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वे बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे आए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है एक लड़की जो कि पढ़ाई करती है, अभी 12th क्लास में पढ़ती है, जिसका नाम है दीक्षा और जिसका एक दोस्त है जिसका नाम है सौरभ। दोनों पढ़ने में बेहद ही होशियार हैं और जो सौरभ है वो बड़ा होकर एमबीबीएस बनना चाहता है और जो लड़की है वो भी बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। दोनों एक दूसरे के नोट्स बदल लिया करते और कॉपी किया करते और अपनी पढ़ाई में काफी मसरूफ रहा करते। बहुत सारी मेहनत दोनों किया करते और बहुत ही खुशी खुशी अपने नोट्सों को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ा करते। और एक दिन जब वो लड़का जो सौरभ है वो शायर भी था, वो शायरी लिखता है, जैसे ही दीक्षा को पता चलता है तो वो पूरी क्लास में उन्हीं नोट्सों को दिखाती है और हंसती है सौरभ पर कि देखो ये तो शायर भी है। जैसे ही वो ये बात कहती है सबसे, तो सौरभ उसकी तरफ अजीब सी निगाहों से देखता है और दोनों को एहसास होता है कि हम दोनों में कुछ ना कुछ तो अलग है, केवल दोस्ती नहीं है। जब तक उन्हें एहसास हो पाया कि हम में प्यार भी है, तभी दीक्षा के घर वालों ने अपनी बेटी की सगाई तय कर दी थी बिना दीक्षा को पूछे, उसकी बड़ी बहन के ससुराल में। दरअसल उसकी जो बड़ी बहन थी उसकी शादी काफी सालों पहले हो चुकी थी। वो एक ऐसे परिवार में थी जिसमें उसकी एक बड़ी जेठानी थी, बीच में का पति था और तीसरे नंबर का देवर था, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। उससे वो अपनी छोटी बहन दीक्षा की शादी तय करवा देती है और अब धूमधाम से उनकी शादी होती है। अपने परिवार के फैसले को मान लेती है और आराम से अपने ससुराल में रहने लगती है। वो अपने क्लास के अटैचमेंट को भूल चुकी थी बिल्कुल और बहुत ही प्यार से अपने ससुराल में रहती है, लेकिन ससुराल में कोई भी उससे प्यार नहीं करता था, कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। जो भी देखता वही उसे डांट लगा दिया करता और उसके हर काम में नुक्स निकाली जाती, हर काम में मीन मेक निकाली जाती। बड़ी बहन जो थी वो भी अपनी छोटी बहन पर कोई विश्वास नहीं करती। जब दीक्षा अपने मायके में ये बात कहा करती तो मायके वाले भी यही कह दिया करते कि ससुराल में तो ऐसे ही रहना पड़ता है, कोई भी आपकी बात को नहीं मानता है, बस आपको काम करना है और आराम से रहना है। जब उसे सभी जगह से ये बात मिलती है तो इस बात को भी वो मान लेती है और अपनी ससुराल में एक नॉर्मल जिंदगी बिताने लगती है। लेकिन हद तब हो जाती है जब पूरा परिवार एक शादी में गया हुआ था। पीछे से घर पर दीक्षा और दीक्षा के जेठ का एक लड़का था। लड़के की उम्र करीबन 17 साल थी और जो दीक्षा थी वो अभी नई नवेली दुल्हन थी। दोनों घर पर अकेले रह जाते हैं और अब जब दोपहर को उन्हें पानी की जरूरत होती है तो वो घर का जो जेड था, यानी कि जो वाटर की मोटर होती है, उसको चलाने के लिए वो अपने जेठ के लड़के को भेजती है। जैसे ही वो उसके तार लगाता है तो उसे करंट लग जाता है और करंट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। जब दीक्षा को उसकी एक चीख की आवाज सुनती है तो दीक्षा भागी दौड़ी वहां जाती है। वहां जाकर देखती है कि उसके जेठ का लड़का जमीन पर पड़ा हुआ था और वो उसमें कोई सांस बाकी थी। वो सब कुछ हटाहटू कर और अपने जेठ के लड़के को लेकर सीधी हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन जब तक वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है तब तक उसमें जान बाकी नहीं रही थी। शाम तक वो घर वाले जब आते हैं उनको बताया जाता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन घर वाले कोई भी विश्वास नहीं करते हैं और दीक्षा की जो जिठानी है वो पुलिस स्टेशन में कॉल कर देती है, अपनी ही देवरानी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा देती है। अब पुलिस वहां पर आती है, दीक्षा को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन दीक्षा की साइड में ना तो उसका हस्बैंड खड़ा था, ना ही उसकी बड़ी बहन खड़ी थी और ना ही उसकी माता पिता खड़े थे, ना ही ससुराल में से और कोई था। अब वो किससे उम्मीद कर सकती थी। पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है, सारी छानबीन करती है तो छानबीन में जो दीक्षा है वो निर्दोष पाई जाती है और दीक्षा को छोड़ दिया जाता है। अब दीक्षा को पुलिस तो छोड़ देती है, लेकिन दीक्षा अब अपने ससुराल वालों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है और ना ही अपने माता पिता पर विश्वास करती है और अब वो एक रेलवे स्टेशन पर आकर रहने लगती है।
उसी की साइड में कमरा ले लेती है। वो कमरा लेती है और कमरा में रहती है और एक छोटी मोटी नौकरी तलाश करने लगती है। लेकिन कहते हैं जो हमने सोच रखा होता है अक्सर वैसा नहीं होता है और दीक्षा को भी नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन वो एक मन में कसम खाती है, चाहे मैं भूखी मर जाऊं लेकिन मैं अपने ससुराल और अपने मायके वालों के घर नहीं जाऊंगी। जिन लोगों ने मेरा बुरे वक्त में मुझे सहारा नहीं दिया, मेरा विश्वास नहीं किया, तो क्या फायदा ऐसे लोगों के पास रहने का। और परिवार वाले भी उसे नहीं तलाशते हैं और अब वो स्टेशन पर भीख मांगकर खाना शुरू करती है। वहीं पर भीख मांगती रहती है और जिस सदमे से उसकी मानसिक स्थिति काफी खराब हो चुकी थी, अब वो लोगों को पहचानना बंद कर देती है और बस ना नहीं नहाना होता है, ना धोना होता है। कभी कभी कमरे पर जाकर सो जाती, वह कभी कभी उस रेलवे स्टेशन पर ही सो जाया करती। भीख मांगा करती, कपड़े बहुत गंदे, कपड़ों में से बदबू आने लगती है। और जब ऐसे ही वो भीख मांगती है और भूख से व्याकुल होती है, तभी सामने से सौरभ आता है। सौरभ दीक्षा को देखते ही पहचान लेता है और सौरभ कहता है, दीक्षा तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन दीक्षा नहीं सुनती है। सौरभ फिर से आवाज लगाता है, दीक्षा मैं सौरभ, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? तो दीक्षा उसे पहचान लेती है। लेकिन दीक्षा सौरभ को देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आती है, क्योंकि दीक्षा की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी। लेकिन वो अपने स्कूल के दोस्त को पहचान गई थी और जैसे उसे देखकर उसकी आंखें नम होती हैं, तो सौरभ कहता है, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? चलो मेरे साथ चलो। सौरभ जैसे ही ट्रेन से उतरा था, वो एक गाड़ी लेता है और उसी में उसको बिठाता है। सबसे पहले उसे अपने हॉस्पिटल लेकर जाता है। दरअसल जो सौरभ था वो एक एमबीबीएस डॉक्टर बन चुका था और उसने अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लिया था। उसी खुद के हॉस्पिटल में वो दीक्षा को लेकर जाता है और वहीं पर उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कराता है कि इसको क्या प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद घर ले जाकर उसे नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनवाता है और उसके बाद उससे पूछताछ करता है। जब उससे पूछताछ करता है तो दीक्षा बताती है कि मैं अपने ससुराल में इस तरीके से रहती थी और उन लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। वो एक हादसा था जिसकी वजह से उन्होंने मुझे जेल तक पहुंचा दिया। ऐसे लोगों के साथ मुझे रहना नहीं है, इसकी मैंने कसम खाई है। तभी सौरभ कहता है कि तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई शुरू करो जहां से तुमने छोड़ी थी और अपना ट्रीटमेंट कराओ और उसके बाद हम मिलजुल कर काम करेंगे। वो उसका ट्रीटमेंट कराता है प्रॉपर और वो पढ़ाई चालू करवाता है और पढ़कर अब वो एक नर्सिंग का टेस्ट क्लियर करती है। उसके बाद डॉक्टर का टेस्ट क्लियर करती है और उसके बाद वही जो सौरभ का हॉस्पिटल था उसी में डॉक्टरनी बन जाती है। और उसके बाद सौरभ और दीक्षा शादी करते हैं। शादी बड़ी धूमधाम से होती है। जब दीक्षा लाल जोड़े में तैयार होती है तो भगवान से मन ही मन शुक्रिया करती है और कहती है, भगवान आपने मुझे जीवन में एक ऐसा अदृश्य चेहरा लोगों का दिखाया है जिसे देखकर मैं सीख गई हूँ, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन उन्हीं के साथ रहो जो लोग आपको प्यार करते हैं। जो लोग आपका बुरे वक्त में समय नहीं देते वो लोग आपके सारथी नहीं हो सकते, आपका साथ कभी भी नहीं दे सकते। तो इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और जो आपको प्यार करते हैं उनके लिए जान भी दे देनी चाहिए। ये कहानी दीक्षा की हमारे सामने आई। आपको कैसी लगी? इस कहानी को सुनकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस कहानी को लाने का बस एक ही उद्देश्य था कि लोगों को रिश्तों को चलाने के लिए विश्वास की जरूरत होती है, जो कि दीक्षा के पहले पति ने उस पर कभी भी नहीं किया और जो कि जब दूसरे पति से उसकी शादी हुई उसने उस पर बेहद ही विश्वास किया और विश्वास के साथ उनका रिश्ता बहुत ही मजबूती से बंध गया। जो भी आपको लगा है कमेंट बॉक्स में राय लिखिएगा। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ आती हूँ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।